Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to continue with the remaining portion of your chapter number 6. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं चैप्टर नंबर 6 के. देखो, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से. लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट मीन्स व्हाट. जब भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनपुट्स को एम्प्लॉय करते हैं. देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो हमें पता है, जिसमें से लेबर और कैपिटल जो है मोस्ट एफिशिएंट और इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. जब भी हमें लेबर्स को एम्प्लॉय करना होता है या फिर कैपिटल को एम्प्लॉय करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनके कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करते हैं और उनको कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंगली हम विल गो टू चूज़ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कितनी ज़्यादा कितनी कम है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि 2 मेथड्स होते हैं. अगर याद होगा आपको तो प्रीवियस सेशंस में हमने मेंशन किया था, प्रीवियस सेशंस में हमने क्या किया था, स्टडी किया था कि देयर वर द 2 मेथड्स, मेथड ए और मेथड बी. दोनों में हमने क्या देखा था कि कैपिटल सेम था लेकिन लेबर चेंज हो रहा था, तो उसके हिसाब से जिसमें कम लेबर लग रहा है वो हमने सिलेक्ट किया था, दैट इज़ द लीस्ट वन. सेकंड सिचुएशन जो जिसमें मेथड ए और मेथड सी, अगर आप प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, फर्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 6 वहाँ पे हमने डिस्कस की हुई हैं. अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो उसमें आप पाओगे कि मेथड ए और मेथड सी दोनों में लेबर्स और कैपिटल लगभग सेम थे. लेकिन जब भी ऐसा सिचुएशंस आता है जिसमें लेबर और कैपिटल आपका सेम हो, ओवर देयर व्हाट वी आर डूइंग, वी विल गोइंग टू यूज़ व्हाट, वी विल गोइंग टू सी द इनपुट प्राइजेस. वो इनपुट के प्राइजेस देखेंगे और इनपुट के कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, फिर हमको फाइंड आउट करेंगे हम कि कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा. ज़रा ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं. द एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन हैज शोन द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर टेक्निकली एफिशिएंट होते हैं कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. प्रोडक्शन फंक्शन ने क्या दिया हमें, बहुत सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हैं इनपुट्स के, जो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं हमारे आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. एंड द फर्म विल हैव टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच विल कॉस्ट इट द लिस्ट. हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमें बहुत ही कम खर्चे में, विच विल गो टू कॉस्ट अस द वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ अ मनी. इन दिस वे द फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड द चॉइस ऑफ एनी पर्टिकुलर मैथड फ्रॉम द सेट ऑफ अ टेक्निकली एफिशिएंट मैथड ऑफ अ इकोनॉमिक वन, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एट द पर्टिकुलर टाइम. जो हमारे लिए कम होगा, जो टेक्निकली एफिशिएंट होगा, जो कॉस्ट में कम होगा, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सो इन द सिमिलर मैनर फर्म कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट आइदर बाय मैक्सिमाइजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट. देखो, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, या तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो या फिर अपने कॉस्ट को कम कर दो, और बाय मिनिमाइजिंग द कॉस्ट. And in the either cases the factors will have to be employed in the optimal combination at which the cost of production will be minimum. और दोनों केसेस में हमें ऑप्टिमम लेवल के इनपुट्स को यूज़ करना है, ऑप्टिमम लेवल के लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करना है फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट. यानी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है. हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना होगा लेबर और कैपिटल के, कि जिससे हमारा कॉस्ट क्या हो, कम हो. देन देयर आर द 2 ways टू डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट. एक आउटपुट की क्वांटिटी दी है, अब वो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितने लेबर्स और कितने कैपिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेबर और कैपिटल का कितना कॉस्ट है, वो दोनों को ऐड अप करके हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक मेथड में, हर एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कितना कॉस्ट होगा. और हर एक कॉम्बिनेशन, हर एक कॉस्ट के कॉम्बिनेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो भी लीस्ट होगा, मीन्स जो भी लीस्ट कॉस्ट होगा, जो मिनिमाइज, जो कम से कम खर्चे वाला होगा, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो द फाइंडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर्स कॉम्बिनेशन. एंड सेकंड मेथड क्या है आपका, ज्योमेट्रिकल मेथड. पहला मेथड है कि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है. ना टोटल कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दिस वी ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ each factors of a combination and choose the one which has the least cost.
हम क्या करेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन के टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे और उसमें से जो मिनिमम वाला होगा, उसमें जो लीस्ट कॉस्ट होगा वो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो लीस्ट वन होगा दैट वी विल गोइंग टू सिलेक्ट ओवर हियर। द कॉस्ट ऑफ ईच फैक्टर कॉम्बिनेशन इज फाउंड बाय द मल्टीप्लाइंग द प्राइस। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हर एक फैक्टर के इनपुट प्राइजेस को उसके मल्टीप्लाई करना है किससे, उसके क्वांटिटी से, एंड देन सम अप इट फॉर ऑल द इनपुट। और जितने भी इनपुट्स होंगे उनके मल्टीप्लिकेशंस जो आएंगे उन्हें हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। दिस इज हाउ विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कैसे आता है देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ज़रा ध्यान देना बच्चों। एंड द समिंग अप of the inputs, and this is illustrated in the table 6.2, and it is assumed that the 100 pairs of shoes are produced per week and the price of a capital and wages are 500 and 400 per week। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक टेबल 6.2 है। Now I hope it is visible to all of you। Now अगर टेबल नंबर 6.2 की बात करें तो हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउ व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग द 100 pairs of शूज़। वी आर प्रोड्यूसिंग 100 pairs ऑफ शूज़। और इसके लिए दो मेथड है, एक ए और एक बी। हमारे पास दो मेथड है, ए और बी। और कुछ यूनिट्स ऑफ कैपिटल है, कुछ यूनिट्स ऑफ लेबर है, कुछ कैपिटल के कॉस्ट है, कुछ लेबर के कॉस्ट है। इससे पता चला है कि हमारा कैपिटल का खर्चा 500 है और लेबर का क्या है 400 पर यूनिट है। तो जब भी हमारे पास इनपुट्स रहते हैं तो इनपुट्स को कंपेयर करने पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कौन से मेथड को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो मेथड ए में कैपिटल यूज़ कितना हो रहा है 6 और मेथड बी में कैपिटल कितना यूज़ हो रहा है 2, लेकिन मेथड ए में लेबर कितना यूज़ हो रहा है 10 और मेथड बी में लेबर कितना यूज़ हो रहा है 14। सो इफ़ यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट मेथड्स में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट सिर्फ इसी के बेसिस पे हम बोल नहीं सकते कि ए हमें एम्प्लॉय करना चाहिए कि बी एम्प्लॉय करना चाहिए, ए को यूज़ करें कि बी को यूज़ करें, हम कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते। कब तक, जब तक हम उसके प्राइजेस को क्या करेंगे, चेक नहीं करें। विल वी गोइंग टू कंपेयर द सेम थिंग विद द प्राइजेस। सो यहाँ पे हमें पता चला कि 500 रुपीज़ लेबर कैपिटल का कॉस्ट है और 400 रुपीज़ हमारे लेबर का कॉस्ट है। तो उसके हिसाब से जब हमने यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया देन वी गॉट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी मेथड, एंड हमने क्या किया फिर उसे ऐड अप कर लिया, जिससे हमें पता चला कि अगर हमने मेथड ए को यूज़ किया तो हमारा खर्चा कितना आएगा 7000 और मेथड बी को यूज़ हुआ तो खर्चा कितना आएगा 6600। इट मीन्स व्हाट, इफ़ वी विल गोइंग टू यूज़ द मेथड बी देन हमारा कॉस्ट क्या है, कम है, देयर इज़ अ लीस्ट कॉस्ट। तो 6600 ही क्या होगा हमारे यहाँ पे खर्चा होगा। इन द सिमिलर मैनर टेबल 6 shows that the total cost of producing the 100 pairs of shoes is 7000 per week using the technique A, और टेक्निक B जब यूज़ करेंगे तो कितना 6600। तो कौन सा इसमें से इकोनॉमिकली एफिशिएंट कौन सा है, सबसे कम क्या है 7000 या 6600? ऑब्वियसली 6600 क्या है, सबसे कम है। तो हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे we'll going to use the method B। तो मेथड B क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमने 2 कैपिटल और 14 लेबर्स को क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय करना है, which is economically efficient. If either of the factor prices changes, the equilibrium proportion of the factors will also going to change so as to use the less of a factors whose price has gone up for the most, and therefore will have the new optimal combination of factors, and this can again be found out by the calculating the cost of a different factors। जब भी इनके प्राइजेस अगर ऊपर नीचे होंगे, जब भी इनके प्राइजेस चेंज होते हैं तो वो चेंज इन प्राइजेस को यहाँ पे क्या करना है, हमें कंसिडर करना है। हो सकता है आगे जाके लेबर का खर्चा बढ़ जाए, हो सकता है कि लेबर्स अपने वेजेस को 400 से 500 या 600 कर लें, तो वो सिचुएशंस में अगेन हमें क्या करना है, सेम चीज़ें कैलकुलेट करनी है और हमें फाइंड आउट करना है कि जब लेबर्स का खर्चा बढ़ रहा है तो कौन सा मेथड अच्छा होगा, बी वाला या ए वाला। सो दो सिचुएशंस विल गोइंग टू सी क्लास ओवर हियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो फाइंड आउट दी टोटल कॉस्ट ऑफ अ डिफरेंट मेथड। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ व्हाट, ज्योमेट्रिकल मेथड। ज़रा समझने की कोशिश करना, एक है मेथड ए और दूसरा है मेथड बी। यहाँ पे लेबर, यहाँ पे कैपिटल, सेम सिचुएशन मैं यहाँ पे लेता हूँ जो हमारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। They have given, I am taking the same example, that is 6, 10, 2 and 14.
6, 10, 2 और 14। ये क्या है, हमारे दो मेथड है, मेथड ए और मेथड बी। सेम 100 पेयर्स ऑफ शूज़ हमें क्या करना है यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। अब इनका खर्चे में क्या पता चला मुझे कि कैपिटल का खर्चा है 500 पर यूनिट और लेबर का खर्चा है 400 पर यूनिट। कैपिटल का एक्सपेंडिचर इज़ 5, लेबर इज़ 4। नाउ इन दिस सिचुएशन इफ़ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल का कॉस्ट निकालता हूँ तो कैपिटल का कॉस्ट निकालूंगा तो आई एल गोइंग टू मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द प्राइस, यानी 5 × 10 विच विल कम हाउ मच, 500 × 10 विच विल कम 5000। एंड यहाँ पे क्या होगा, बी के केस में सेम 500 × 14। नाउ यहाँ पे कितना आएगा, हाउ मच इट विल कम, इट विल कम 7000। इन द सिमिलर मैनर अगर हम बात करते हैं लेबर्स की, तो लेबर्स का खर्चा कितना है, 400 है। वेट, लेबर्स का कितना, 400। सो स्पेसिफिकली अगर देखेंगे यहाँ पे तो इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, वी हैव हाउ मच, 10, 14, 2 and 6, or you can say capital is how much, 6 and 2। सेम सिचुएशन, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, कैपिटल कितना 500, लेबर कितना 400, तो उस हिसाब से कैपिटल का खर्चा कितना आया, तो 500 × 6 दैट मीन्स हाउ मच, 3000, और यहाँ पे कितना आया 1000। ठीक वैसे ही अगर हम लेबर का कॉस्ट निकालते हैं ना, हाउ मच इट विल कम, इट विल कम 5600 ओवर हियर, और यहाँ पे कितना आएगा 4000। इस हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना हुआ यहाँ पे 7000 और यहाँ पे हुआ 6600। तो ये सिचुएशन क्या है, ये फर्स्ट मेथड है जिससे लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से हमें पता चला कि मेथड ए 7000, मेथड बी 6600, तो हमने सेकंड वाला चूज़ किया था। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द फर्स्ट मेथड इज़। अब सेकंड मेथड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द ज्योमेट्रिकल मेथड। The second and the more general way to determine the least cost combination of a factor is geometrical in nature. It is done with the help of a isocont map and the isocost line. एक आइसोकॉन्ट मैप और आइसोकॉस्ट लाइन जो हम देखने वाले हैं जल्दी, वो चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड विल गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम एंड अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन और द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द गिवन कॉस्ट, वी हैव टू सुपर इम्पोज द आइसोकॉन्ट मैप ऑन द आइसोकॉस्ट लाइन एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोकॉन्ट मैप? नाउ आइसोकॉन्ट मैप का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है कि आइसोकॉन्ट मैप इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइसोकॉन्ट्स। जब हम एक से ज़्यादा आइसोकॉन्ट्स को ग्राफ पे शो करते हैं एक साथ में, तो ये क्या होता है आपका आइसोकॉन्ट मैप। ये क्या हो जाता है आपका आइसोकॉन्ट मैप। आइसोकॉन्ट मैप का मतलब होता है जब हम एक से ज़्यादा यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 यूनिट, सो ऑल द सेपरेटेड यूनिट्स विच वी आर प्रोड्यूसिंग, और वो सब यूनिट्स को हमने क्या किया है, एक ग्राफ पे एक साथ हमने शो कर दिया, तो दैट इज़ नोन एज आइसोकॉन्ट मैप। और ये आइसोकॉन्ट मैप शो करता है आपका क्वांटिटी। ये आइसोकॉन्ट क्या शो करता है, क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे लेबर्स की क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे कैपिटल की क्वांटिटी। एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे कैपिटल की क्वांटिटी यहाँ पे क्या होती है, शो होती है। इसके बाद देन द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, आइसोकॉस्ट लाइन। नाउ आइसोकॉन्ट मैप के बारे में ज़रा रीड करते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो व्हाट इट सेज कि आइसोकॉन्ट मैप प्लस isocont map shows all the possible combinations of a labor and capital that can produce the different level of output। ये आइसोकॉन्ट मैप शो करता है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर और कैपिटल जो हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड इट इज शोन इन द फिगर 6.6। द आइसोकॉन्ट क्लोजर टू द ओरिजिन डिनोट्स द लोअर लेवल ऑफ आउटपुट एंड स्लोप ऑफ एन आइसोकॉन्ट इज व्हाट, स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट कैसे फाइंड आउट होता है, तो चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर इज इक्वल्स टू
मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जिसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये कुछ फॉर्मूले जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे जो हमने बताया एज आई हैव टोल्ड यू कि जो लोअर वाला होगा, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लोअर वाला होगा वो लो क्वांटिटी शो करेगा, जो हायर वन होगा वो हाई क्वांटिटी शो करेगा। इसका मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नज़दीक क्या है, IQ है, तो IQ पे लेट से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, IQ 1 पे लेट से 200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, IQ 2 पे 300 और IQ 3 पे लेट से 400 यूनिट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ नियर बाय द आइसोकॉन्ट, दिस इज़ व्हाट नियर बाय द आइसोकॉन्ट। आई होप यू आर गेटिंग वॉट एग्जैक्टली द वी आर डूइंग ओवर हियर। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो नियर बाय है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नज़दीक है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नज़दीक है वो लो क्वांटिटी शो करेगा, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना ज़्यादा वो बढ़ते जाएगा टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टेज, तो वैसे वैसे यहाँ पे क्वांटिटीज़ भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। देन आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी नेक्स्ट बट नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका आइसोकॉन्ट और एक होता है आपका आइसोकॉस्ट। क्लास ज़रा समझने की कोशिश करना, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। फर्स्ट इज़ आइसोकॉन्ट एंड अनदर वन इज़ आइसोकॉस्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब होता है क्वांटिटी, आइसोकॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, इनपुट के प्राइजेस, लेबर का क्या प्राइस है, कैपिटल का क्या प्राइस है, लेबर कितने का है, कैपिटल कितने का है, वो कहाँ पे शो होता है, वो आपका शो होता है आइसोकॉस्ट पे। तो आइसोकॉस्ट लाइन शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ अ लेबर एंड कैपिटल, that the firm could buy for a given amount of money at a given factor prices, and this is explained with the help of a figure 6.12। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये different combinations of labor and capital that the firm could buy for a given amount of money at a given factor prices, इसे क्या बोला जाता है, आइसो कॉस्ट लाइन बोला जाता है। सो आइसो कॉस्ट लाइन शो करता है लेबर कितने का, कैपिटल कितने का, और दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू ड्रॉ द आइसो कॉस्ट लाइन, डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन्स। तो जो लोएस्ट वाला है वो लो कॉस्ट शो करेगा, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वो हाई कॉस्ट शो करता चला जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर आइसो कॉस्ट लाइन इज़। सो आइसो कॉस्ट लाइन विल गोइंग टू शो कि कितना क्वांटिटी ऑफ लेबर और कितना क्वांटिटी ऑफ कैपिटल आप क्या करो यहाँ पे परचेज करो। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द आइसो कॉस्ट लाइन इज़। इसके बाद द नेक्स्ट वन इफ यू गोइंग टू सी, now let us now understand what exactly the explanation is. Now figure 6.12, the line AB is a isocost line. It shows the firm A can hire the OA amount of a capital or OB amount of a labor or the some combinations of a labor and capital along the AB line. जरा समझने की कोशिश करना। Now the next topic is what? Isocost. Now isocost क्या है? Isocost shows the cost of a labor and capital. Let's say this is AB, ये क्या है आपका isocost line है। तो AB जो isocost line है, जहाँ पे OA क्या है आपका कैपिटल, OB क्या है आपका लेबर। तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके या तो हम OA अमाउंट ऑफ कैपिटल परचेज कर सकते हैं या फिर OB अमाउंट ऑफ लेबर परचेज कर सकते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, अगर हम परचेज कर रहे हैं, कुछ पैसे हमें खर्च करने हैं, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी में OA क्वांटिटी ऑफ कैपिटल या फिर OB क्वांटिटी ऑफ लेबर हम परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कॉम्बिनेशंस को यूज़ करना है, दोनों एक साथ में यूज़ करना है, तो थोड़ा सा लेबर थोड़ा सा कैपिटल हम क्या कर सकते हैं, वही कॉस्ट में, वही प्राइस में, वही अमाउंट में हम परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ का क्या होता है, एक बजट होता है। हर एक चीज़ का क्या होता है क्लास, एक बजट होता है कि हमारा बजट इतना है, तो इसी बजट में हमें क्या करना है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करनी है। अगर मेरे पास 10,000 रुपीज़ है, सो आई विल गोइंग टू यूज़ 10,000 ओनली फॉर परचेजिंग द इनपुट्स, रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर को पेमेंट करना, कैपिटल के लिए यूज़ करना,
देन ऑल द एक्सपेंसेस को बेयर करना, उसके लिए सिर्फ मेरे पास 10,000 है, तो 10,000 के अंदर जितना हो सकता है उतना ही मैं क्या करूँगा, परचेज करूँगा। इन द सिमिलर मैनर आइसो कॉस्ट लाइन भी होता है कि आइसो कॉस्ट लाइन विल गोइंग टू शो द डिफरेंट, आइसो कॉस्ट लाइन विल गोइंग टू शो यू द डिफरेंट बजट और डिफरेंट बजट लाइन, जो कि क्या शो करता है, इट विल गोइंग टू शो कि वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी में आप कितना लेबर और कितना कैपिटल, या पूरा का पूरा स्पेंड करो लेबर पे, या पूरा का पूरा स्पेंड करो कैपिटल पे, या फिर थोड़ा सा लेबर थोड़ा सा कैपिटल आप क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो ए बी लाइन जो आइसो कॉस्ट लाइन है, ये एक तरह का बजट लाइन है जो शो करता है या तो पूरा कैपिटल या पूरा लेबर, या फिर यहीं कहीं थोड़ा सा कैपिटल यूज़ कर लो, थोड़ा सा लेबर ले लो। सो ओसी कैपिटल और ओएल लेबर आप यूज़ कर सकते हो, या फिर OC1 और OL1। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन या फिर पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा का पूरा लेबर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आइसो कॉस्ट में यूज़ कर सकते हो। यू कैन परचेज इट फ्रॉम द बजट वॉट एवर यू हैव। देयर आफ्टर इफ यू गोइंग टू सी, इसके बाद क्या हो रहा है कि दस द आइसो कॉस्ट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल द दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच गिवन द प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल कुड बॉट फॉर एन गिवन अमाउंट ऑफ मनी। जो भी हमारे पास बजट है उसमें हम कितना लेबर, कितना कैपिटल या कितना दोनों के कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है आपका आइसो कॉस्ट लाइन। That means different combinations of a labor and capital, or only labor or only capital we can purchase by spending the certain amount of money, जिसको बोला जाता है बजट, जिसे बोला जाता है आइसो कॉस्ट। That is not exactly the explanation इसका है। And the slope of a iso cost कैसा होता है, slope of a iso cost is nothing but a price of the labor upon price of a capital। वहाँ पे PL is the price of a labor, PK is the price of a capital। and यहाँ पे अगर देखें जो ए बी कॉस्ट लाइन है उसका खर्चा कितना, 1000 रुपया। मान लेते जो ए बी कॉस्ट लाइन आप देख रहे हो, ए बी कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट दैट कि वी हैव ओनली 1000 रुपीज़ इन आवर पॉकेट, और 1000 में कितना क्वांटिटी लेबर और कितना क्वांटिटी कैपिटल की आ सकती है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। जब प्रैक्टिकली ये दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग विच वी आर डूइंग, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ये प्रैक्टिकली होता है कि हम अपने बजट के हिसाब से हम अरेंज करते हैं कि इतना लेबर हम और इतना कैपिटल हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो मान लो हमारे पास बजट कितना, 1000 रुपये, और 1000 इज नथिंग बट दिस 1000 इज रिप्रेजेंटेड बाय द ए बी आइसो कॉस्ट कर्व। ये जो आइसो कॉस्ट कर्व ए बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1000। अगर हमारा इन फ्यूचर अगर हमारा बजट बढ़ता है, दिस इज व्हाट इज इन फ्यूचर अगर हमारा बजट बढ़ता है, मान लो हमने बजट बढ़ा के कितना कर दिया, 2000 कर दिया, तो दिस 2000 विल बी रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली ऑन द ए बी कर्व। ये 2000 रुपया समझ लो, 1000 रुपये से 2000 हमारा बजट बढ़ गया, तो ये 2000 रुपया हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम नया आइसो कॉस्ट कर्व यूज़ करेंगे। तो अगर हमारा जब बजट बढ़ता है तो हम शिफ्ट करते हैं नए आइसो कॉस्ट कर्व पे। 1000 रुपये से बजट 2000 हुआ तो हमारा आइसो कॉस्ट भी चेंज होगा, A1 और B1। दैट मीन्स अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं, इट इज़ व्हाट B1 एंड द A1। समझने की कोशिश करना, जब हमारा बजट बढ़ेगा तो हमारा आइसो कॉस्ट शिफ्ट होगा अपवर्ड साइड में। तो आइसो कॉस्ट इफ यू गोइंग टू सी, यहाँ पे शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, अपवर्ड में A1 और B1 से, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आ गया। तो अगर मान लो 2000 की जगह 5000 हो गया तो और एक आइसो कॉस्ट बढ़ेगा। सो अगर आइसो कॉस्ट अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, टूवर्ड्स राइट अगर शिफ्ट हो रहा है, इट शोज़ कि हमारा बजट, हमारे पास पैसे जो है वो बढ़ रहा है। अगर लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है मतलब हमारे पास पैसे कम है। बेसिकली हमें क्या करना है, हम अपने कॉस्ट को हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम ऑलवेज ट्राई करेंगे, विल ऑलवेज ट्राई टू चूज़ द लोअर आइसो कॉस्ट प्लस ऑलवेज हमें ट्राई करना है कि जो लोअर आइसो कॉस्ट कर्व है वो हम क्या करें, सिलेक्ट करें। मतलब कम से कम खर्चे में हमें अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। ज़रा मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरे बातों पे ध्यान दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना इसे। कि जब भी हमें आइसो कॉस्ट देखोगे, अगर आइसो कॉस्ट आपका बढ़ते चले जाएगा, इफ़ इट इज़ शिफ्टिंग टू द राइट, मतलब हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हमारा बजट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो हम लेबर्स और कैपिटल परचेस कर रहे हैं उसके कॉस्ट क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कम से
कम बजट, कम से कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने हैं। तो आइसो क्वांट आपका क्वांटिटी बताता है और आइसो कॉस्ट आपका क्या बताता है, व्हाट इट विल गोइंग टू शो, आइसो कॉस्ट विल गोइंग टू शो व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और अमाउंट ऑफ मनी जो हम स्पेंड कर सकते हैं या स्पेंड करना चाहिए। सो ये क्या है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द आइसो कॉस्ट इज। B1AB, B1BB फिगर 6.12 में दे ऑल आर द पैरेलल टू द वन एंड अनदर बिकॉज द फैक्टर प्राइसेस आर अज्यूम्ड टू बी द सेम इन ऑल द केसेस एंड द आइसो कॉस्ट लाइन क्लोजर टू द ओरिजिन शोज द लोअर टोटल कॉस्ट आउटले, और जो आउटपुट जो क्लोजर नहीं है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के, जो राइट साइड में ज़्यादा बढ़ रहा है, इस मीन्स व्हाट, वो क्या है, दिस इज द हायर कॉस्ट, द स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, क्लास समझने की कोशिश करना। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। आइसो कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ा कि आइसो कॉस्ट क्या होता है, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन। आइसो कॉन्ट क्या होता है, वो क्वांटिटी जो हम प्रोड्यूस करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके, लेबर और कैपिटल के, और वो लेबर और कैपिटल जो हम यूज़ करेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, उनके लिए भी हमें कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो कितना बजट में है कि नहीं है वो कौन शो करेगा, ऑब्वियसली आइसो कॉस्ट। तो आइसो कॉस्ट का कभी कभी स्लोप क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, इट विल गोइंग टू शो, इट विल गोइंग टू चेंज। नाउ हाउ इट विल गोइंग टू चेंज, लेट अस सी। नाउ आइसो कॉस्ट की जब बात करें, दिस नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। नाउ दो टाइप के स्लोप होंगे, देयर आर द टू काइंड्स ऑफ अ स्लोप। Let's say this is A, this is C। तो AC क्या है आपका, मान लो तो ही AC क्या है आपका, आइसो कॉस्ट है। यहाँ पे आपका क्वांटिटी ऑफ लेबर है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कैपिटल है। जरा समझने की कोशिश करना, बेसिक चीज़ें हैं। नाउ किसी भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है, क्लास पे अटेंशन, किसी भी चीज़ की जब प्राइस बढ़ती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे कि कम क्वांटिटी परचेस करेंगे। किसी भी आउटपुट की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो हम कम से कम क्वांटिटी क्या करते हैं, परचेस करते हैं, और उसकी प्राइस अब जब डिक्रीज़ होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या करते हैं, परचेस करते हैं। जब प्राइस गिरेगा तो हम क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करेंगे, जब प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे। ये हमारा क्या होता है, ऑलवेज हमारा इंटेंशन होता है। तो ये इंटेंशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मान लेते हैं एक लेबर है और कैपिटल है, लेबर है और कैपिटल है। अगर मार्केट में कैपिटल की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। क्लास समझने की कोशिश करो, कैपिटल की प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। मार्केट में कैपिटल का प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा है, मशीन जितने की उतनी की है, लेकिन लेबर के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। प्राइस ऑफ लेबर्स आर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, प्राइसेस आर फ्लक्चुएटिंग। मान लो किसी दौर प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, लेबर का प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। जब लेबर का प्राइस कम होगा, क्लास जब लेबर का प्राइस क्या होगा आपका, कम होगा, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लेबर को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। मान लो पहले लेबर 600 रुपये लेता था, 600 रुपीज़ इज़ द चार्ज ऑफ द लेबर। नाउ द लेबर चार्जेस हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 600 to 400। पहले 600 था, अभी 400 350 रुपये में लेबर मिल रहे हैं। तो जब 350 400 रुपये में लेबर मिल रहे हैं तो आई विल गोइंग टू एम्प्लॉय मोर लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। तो उसमें क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ लेबर की इंक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे दैट सिचुएशन में क्या होगा, द क्वांटिटीज विल गोइंग टू इंक्रीज ऑफ द लेबर। द सेम सिचुएशन इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। Let us suppose that with a given amount of money and the prices of labor and capital, the ISO cost AC in the figure 6.13, if the price of labor falls, the firm could hire the more than the OC amount of labor for the same amount of money. अगर प्राइस अगर कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, we can purchase more. If prices will going to decrease, we can purchase the more. And if we assumes that the firm could hire only OC1 amount of labor, then the slope of ISO cost will going to change to the AC1. प्राइस गिरा, हमने ज़्यादा से ज़्यादा परचेज किए, then it will going to change to the AC1. On the other hand, if the prices of a labor increase हो रहा है, then firm could rise less than the
could hire the less than the OC amount of a labor, and if we assume that the firm could hire the only OC2 amount of a labor, then the slope of ISO cost will going to change to the AC2. तो अब कितने क्वांटिटी ऑफ लेबर हमें परचेस करने हैं, ज़्यादा करने हैं कि कम करने हैं? जब प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा, जब प्राइस घटेगा तो ऑब्वियसली कम. तो वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे कंसिडर करनी है किसमें, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट में है. तो बेसिकली जब ध्यान देंगे, जब हमारा प्राइजेस क्या होगा यहाँ पे, जब हमारा प्राइजेस क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ तो हमने ज़्यादा लेबर परचेज़ किए. जब प्राइजेस हमारे इंक्रीज़ हुए तो हमने क्या किया, कम लेबर परचेज़ किया. सो व्हेन द प्राइजेस आर फॉलिंग, सपोज यहाँ पे लेबर का प्राइस क्या हो गया, लेबर का प्राइस इंक्रीज़ हो गया. तो जब लेबर का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हम पहले जो AC परचेज़ करते थे, अभी हम क्या करेंगे, AC1 परचेज़ करेंगे. जो पहले हम OC क्वांटिटी परचेज़ करते थे लेबर की, अब हम सिर्फ OC1 परचेज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे लेबर की क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है. अगर लेबर ने अपने चार्जेस 600 से बढ़ा के 800 रुपये कर लिए तो कम से कम लेबर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, जिसके वजह से ये जो स्लोप है, जो स्लोप पहले AC था अभी कितना हो जाएगा, AC1. क्यों? प्राइजेस इंक्रीज़ हो रहा है और लेबर की क्वान्टिटी हमने कम की है. ठीक वैसे ही अगर लेबर, इफ़ द लेबर्स आर गेटिंग चीपर, देन इन सच अ सिचुएशन प्राइस अगर कम हो रही है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी. तो अर्लियर जो हम OC परचेस करते थे, हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे OC2. क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो रही है, लेबर की कम हो रही है. 600 रुपये से कम करके अगर लेबर 400 रुपये, इफ़ लेबर्स आर गेटिंग 400, इफ़ लेबर्स आर चार्जिंग 400 इंस्टेड ऑफ 600, अगर प्राइस लेबर्स का कम हुआ है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे फॉर द सेम. तो ये जो आइसो कॉस्ट का स्लोप है, ये स्लोप चेंज होगा कब, जब इनपुट के प्राइजेस क्या होंगे, चेंज होंगे. अगर लेबर के प्राइजेस इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होगा. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ इट विल गो टू शिफ्ट टू द लेफ्ट, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ देन इट विल गो टू शिफ्ट टू द राइट. ये क्या होता है, दिस इज अ स्लोप ऑफ अ लेबर. अगर प्राइजेस लेबर के चेंज हो रहे हैं तो कुछ ऐसा ये रिस्पॉन्स करेगा. देन इन द सिमिलर मैनर इफ़ आई एल गोइंग टू टॉक अबाउट द कैपिटल, अगर हम कैपिटल की बात करें, स्लोप ऑफ अ कैपिटल की, तो कैपिटल के साथ भी सेम सिचुएशंस होते हैं. द कैपिटल विल ऑल्सो गोइंग टू हैव द सेम सिचुएशन. लेट्स से अगर ये AC है, अगर कैपिटल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कम कैपिटल हम एम्प्लॉय करेंगे. कैपिटल का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉय करेंगे. सो व्हेन द प्राइस ऑफ अ कैपिटल इज फॉलिंग और व्हेन द प्राइस ऑफ अ कैपिटल इज इंक्रीजिंग, अकॉर्डिंगली इट विल गोइंग टू चेंज. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम A1 और प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो A2. सो ये दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द स्लोप्स जो क्या होते हैं यहाँ पे चेंज होंगे जब भी हमारा क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या होंगे, जो लेबर एंड कैपिटल के प्राइसेस, जो इनपुट्स के प्राइसेस हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे. तो दिस इज अ स्लोप व्हेन द प्राइस ऑफ अ लेबर विल गोइंग टू चेंज, एंड दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे हमारा प्राइस ऑफ अ कैपिटल क्या होगा क्लास, यहाँ पे चेंज होगा. ज़रा ध्यान देना. तो प्राइस ऑफ अ लेबर और प्राइस ऑफ अ कैपिटल. नाउ द नेक्स्ट वन, इन द सिमिलर मैनर दिस आइसो कॉस्ट लाइन डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर. आइसो कॉस्ट लाइन आपका किस पे डिपेंड होता है, 2 फैक्टर्स पे. वो विच आर दोज फैक्टर्स, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द अमाउंट ऑफ अ मनी विच द फर्म कैन स्पेंड ऑन द फैक्टर. ये दोनों सिचुएशंस क्या करते हैं, आपके आइसो कॉस्ट को चेंज करते हैं. अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ अ मनी विल गोइंग टू शिफ्ट द आइसो कॉस्ट लाइन, and but the slope of a cost line remains the constant, and the change in the factor prices, for example labor, and will going to change the slope of a iso cost line in the figure 6.13. देखो दोनों situations में क्या होगा, अगर हमारा amount of a money budget change होता है तो budget में iso cost क्या होगा, shift होगा, और price change होता है तो उसका slope change होगा. कैसे, ज़रा ध्यान देना. 2 चीज़ याद रखनी है, एक अमाउंट ऑफ अ मनी और एक प्राइस ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर दोनों में से कोई चीज़ें चेंज होती हैं, देखो अगर जब प्राइजेस चेंज होंगे तो ये देखो स्लोप ऐसा चेंज होगा. द स्लोप्स विल गोइंग टू चेंज लाइक दिस. इफ़ अगर लेबर और प्राइजेस, इनपुट के प्राइजेस चेंज होते हैं क्लास, अगर इनपुट के प्राइजेस चेंज होते हैं तो स्लोप चेंज होगा. द स्लोप विल गो टू चेंज लाइक दिस, कि एक तरफ पे पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ पे क्या होगा, ये स्लोप चेंज होंगे. लेकिन जब अमाउंट ऑफ मनी चेंज होगा,
जब बजट चेंज होगा तो पहले जो AB था अब पूरी तरह से कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा A1 और B1 पे, फिर पूरी तरह से शिफ्ट होगा A2 और B2 पे, या फिर डिक्रीज हो जाएगा A3 और B3 पे। तो इट विल गोइंग टू शिफ्ट इज लाइक दिस। इसे बोलते हैं शिफ्ट करना जब अमाउंट ऑफ मनी चेंज होगा, और इसे बोलते हैं स्लोप जो प्राइस ऑफ इनपुट चेंज होगा। तो ये स्लोप्स चेंज होंगे और बजट चेंज होने पे पूरा क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा आइसो कॉस्ट कर्व। तो दोनों सिचुएशंस क्या है हमारे, स्लोप और आइसो कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसो कॉस्ट आपका रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ अ मनी जो हमारा बजट है या जितना बजट हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट। अब कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करें, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना। अब इसमें इन दिस केस द फर्म हैज़ टू प्रोड्यूस, लेट्स से द फर्म हैज़ टू प्रोड्यूस हाउ मच, 500 यूनिट्स। एक फर्म है, उसे कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, 500 विद द मिनिमम और अ लीस्ट कॉस्ट इनपुट कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे बहुत सारे आइसो कॉस्ट, ये A, B, A1, B1, A2, B2 और दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द IQ, A1, B1, AB, A1, B1, A2, B2, ये क्या हो गया क्लास हमारे आइसो कॉस्ट, और IQ क्या हो गया, आइसो कॉन्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, ये सपोज हमें 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 500 यूनिट्स कौन से पॉइंट पे हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट। ऑब्वियसली हमें जब कॉस्ट को कम करना है तो हमें लीस्ट पॉइंट, लीस्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को हमें अगर सिलेक्ट करते हैं तो 500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे किसमें, ज़्यादा प्राइजेस पे। अगर हमने सेम 500 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं तो वी कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या है, कम है। यहाँ पे हमारा कॉस्ट कम है और ये A1, B1, A2, B2 पे कॉस्ट हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो ये सिचुएशंस क्या होंगे, दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ व्हाट, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ इनपुट, जो हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं, और काफ़ी डिटेल में इसे समझने की ज़रा कोशिश करेंगे। दैट इज़ द मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट। ज़रा ध्यान देना। Let us draw the graph and with the help of a graph we'll going to understand. हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की। हमें कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो ये सिचुएशंस में ज़रा ध्यान देना। अब कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, फिर एक लाइन आई जिसे बोला जाएगा A1 और B1, फिर एक लाइन आई जिसे बोला जाएगा A2 और B2। नाउ ज़रा ध्यान देना, ये हो गया हमारा आइसो कॉन्ट, जिसपे हम कितना 500 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, 500 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ हम पॉइंटर्स ले लेते हैं। लेट्स से ये हो गया आपका पॉइंट P, ये हो गया आपका पॉइंट लेट्स से Q, ये हो गया पॉइंट R, ये पॉइंट S और ये पॉइंट T। तो अब ज़रा ध्यान देना, अब A1, B1, A2, B2, ये AB, ये क्या है, आइसो कॉस्ट है। आइसो कॉस्ट का क्या है, जो लोएस्ट आइसो कॉस्ट होता है वो हमारा क्या करता है, बजट कम करता है। कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करना है तो लोएस्ट आइसो कॉस्ट पे कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है वो हमें यहाँ पे देखना होता है। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर ग्राफ में तो पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S और पॉइंट T पे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट हमारा बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमारा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा जाएगा सेम क्वांटिटी अगर हम पॉइंट R और पॉइंट T पे प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा खर्चा ज़्यादा जाएगा। उससे कम खर्चा कहाँ पे होगा, पॉइंट Q और पॉइंट S पे।
पॉइंट आर और पॉइंट टी अगर देखोगे, अगर यहाँ पे हम सेम 500 यूनिट्स आइसोकॉन्ट के परचेस करते हैं, सबसे पहले जो इंटरसेक्शंस होंगे, ये इंटरसेक्शंस क्या है, हमारे पॉइंट है जहाँ पे हम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये पॉइंटर्स पे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट, कम से कम खर्चे में करना है। तो कम से कम खर्चे के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट आइसो कॉस्ट को पकड़ना पड़ेगा। देखोगे अगर A2 और B2 पे देखोगे, A2 B2 पे पॉइंट R और पॉइंट T है, अब पॉइंट R और पॉइंट T जो है हायर कॉस्ट है। सेम A1 B1 एज कम्पेयर टू द A2 B2 थोड़ा लोवेस्ट है, लेकिन Q और S पे अगर प्रोड्यूस करोगे तो आप 500 प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट क्या होगा, वापस से थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इन पॉइंटर्स में अगर आप पॉइंट P को देखो तो पॉइंट P जो है सबसे लोएस्ट आइसो कॉस्ट पे है, सबसे लोएस्ट आइसो कॉस्ट पे। सबसे लोएस्ट आइसो कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर सेम 500 यूनिट्स अगर हम पॉइंट P पे प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, लोएस्ट होगा। सेम 500 यूनिट्स अगर हम पॉइंट P पे प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। Q R S T पे अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या होगा, थोड़ा हाईएस्ट होगा, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है, मतलब लोएस्ट आइसो कॉस्ट हमें चूज़ करना है, जहाँ पे वो पॉइंट्स वो जहाँ पे हमें क्या करनी है, वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। तो Q R S T पे प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। और जो लोएस्ट कॉस्ट आइसो कॉस्ट कर्व है दैट इज़ A B पे, पॉइंट P पे अगर प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। सो दिस इज़ व्हाट मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो द सेम एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिवन ओवर हियर, सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि द सिंगल आइसोकॉन्ट Q denotes the desired level of output to be produced. There are the families of isocost line A1 AB, A1 B1 and A2 B2, or the isocost line are parallel to the, because the factor prices are assumed to be constant and therefore all the isocost lines have the same slope. तो जैसा मैंने बताया, अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नियर बाय अगर आपका आइसो कॉस्ट लाइन होता है तो वो मिनिमम कॉस्ट होता है, वो मिनिमम बजट होता है। तो हमें कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करना है, हमें वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आइसो कॉस्ट एकदम मिनिमम हो। आइसो कॉस्ट जो मिनिमम होता है, अगर वो पॉइंट वहाँ पे आ रहा है तो उसी पे हमें प्रोड्यूस करना है। एंड यहाँ पे द फर्म मिनिमाइजेज इट्स कॉस्ट एट अ पॉइंट E। हमारे एग्जाम्पल में क्या हो गया, पॉइंट P, where the isocost Q is tangent to the isocost line A1 B1 and the optimal combinations of a factor is OK OL, and the optimal combinations takes place at a point of a E where the given output can be produced at a least cost। हमारे सिचुएशन में क्या हुआ था, हमारे सिचुएशन में वो है पॉइंट B, वो है पॉइंट P। पॉइंट P के केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द 500 यूनिट्स एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं पॉइंट P के केस में। सिमिलरली दिस अदर एक्सप्लेनेशंस इफ यू गोइंग टू सी द सेम सिचुएशंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं कि 500 यूनिट्स हमने क्या किया, कम में प्रोड्यूस किया। तो अगर टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन, टेक्स्ट बुक के ग्राफ अगर देखोगे, जो टेक्स्ट बुक में ग्राफ दिया हुआ है वहाँ पे पॉइंट E पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, पॉइंट E पे क्या हो रहा है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट आ रहा है। अदर पॉइंटर्स अगर आप देखें, पॉइंट R, पॉइंट S, तो वहाँ पे कॉस्ट क्या है, हायर है। वैसे सेम सिचुएशन हमारे केस में R S Q T जो था हमारा पॉइंट बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द P। तो P क्या है, लोवेस्ट वन है, इसलिए हमने मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के लिए हमने P को सिलेक्ट किया हुआ है। देन आफ्टर एट अ पॉइंट ऑफ अ टेंजेंसी दैट इज द पॉइंट E, द स्लोप ऑफ अ आइसोकॉस्ट लाइन इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ अ आइसोकॉन्ट एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो जब भी स्लोप इक्वल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में ये जो P Q R S T है, ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, लेकिन सबसे लोएस्ट कॉस्ट कहाँ पे, सबसे लोएस्ट कॉस्ट हमारा P पे है, इसलिए हमने P सिलेक्ट किया। एस Q R S T भी लोएस्ट है, Q R S T भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन लोएस्ट कौन सा है, P। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, किसको सिलेक्ट किया, P को। एंड ओवर हियर हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द स्लोप, स्लोप कैसे कैलकुलेट होगा,
तो स्लोप कैलकुलेट करना है, दस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ कैपिटल, ये क्या है आपका फॉर्मूला है स्लोप ऑफ अ आइसोकॉन्ट का। और प्राइस ऑफ द लेबर अपॉन प्राइस ऑफ अ कैपिटल, ये क्या है स्लोप ऑफ अ आइसोकॉस्ट का। तो दोनों फॉर्मूलेज हम यूज़ करके वी कैन फ्रेम और we can calculate the minimization of a cost. I hope it is clear to you. So this is how we have completed the minimization of a cost. ISO cost क्या होता है, ISO quant क्या होता है, दोनों को समझने की कोशिश करना है हमें, और दोनों का यूज़ करके हम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो भी हमें समझने की कोशिश करनी है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव completed this particular session. Just what all of you will going to do, just go and revise all the things, and most importantly आपको क्या करना है, आइसो कॉस्ट क्या होता है, आइसो कॉन्ट क्या होता है, आज जाके आपको रिवाइज करना है, टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेनेशंस को रीड करनी है और समझने की कोशिश करनी है। एंड इफ़ यू वांट व्हाट ऑल ऑफ यू कैन डू, जस्ट डू द सम रिसर्च वर्क। जब फाइंड आउट करोगे ऐसे कौन से कंपनीज़ हैं, जो कौन से फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आइसो कॉन्ट और आइसो कॉस्ट यूज़ होता है, या ऐसे कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक्स को यूज़ किया हुआ है अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, हमने डिसीजन मेकिंग के लिए ये सिचुएशंस और ये टॉपिक्स को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, रिवाइज द प्रीवियस सेशन